गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। आज इस लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सबको शादी करनी है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, या सब कर चुके हो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। खैर, लीगली अगर हम बात करें तो पहले ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 498A हुआ करता था अंडर इंडियन पीनल कोड आईपीसी में। और अगर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो ये बात क्लियर है ना कि ये बाद में जोड़ा गया होगा, यानी 498 ओरिजिनल इंडियन पीनल कोड में नहीं था। मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल इंडियन पीनल कोड में नहीं था। ये कॉन्सेप्ट 1983 में ऐड किया गया था। कब? 1983 में। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो शादी के बाद महिलाओं के साथ क्रुएलिटी होती है या जो हैरेसमेंट होता है उसको रोकने के लिए कुछ प्रोविजंस किए जाएं। खैर, जब भारतीय न्याय संहिता आया 2023 में तो हमने इसको कवर कर दिया अंडर सेक्शन 85, जो कि पार्ट 5 का हिस्सा है। ठीक है, और इसमें जो शब्द क्रुएलिटी है उसको भी डिफाइन कर दिया 86 में। क्लियर? तो आज का स्टेटस क्या है? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 85 और आईपीसी का 498A, और 498 में ही क्रुएलिटी डिफाइन की थी 498A में, और उसको हमने एक अलग सेक्शन बना दिया 86 में। और ये बाद में जोड़ा गया था, देखिए मैंने बता दिया आपको कब, 1983 में। यहाँ एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा, एक हमारे पास और है हिंदू मैरिज एक्ट है। इसके सेक्शन 13 में डाइवोर्स के ग्राउंड बताए गए हैं। ठीक है, और वहां पे भी क्रुएलिटी शब्द डिफाइंड है, ऑल्दो वहां डिफाइन नहीं है, बट क्रुएलिटी को एक ग्राउंड बताया गया है। तो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 में जो ग्राउंड है क्रुएलिटी, और आईपीसी या बीएनएस के सेक्शन 86 में डिफाइंड क्रुएलिटी में कुछ बेसिक अंतर है। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के जो वीडियोस हैं इसमें हमने इसको अंतर को स्पष्ट किया हुआ है, उसको भी रिफर करिएगा। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अब ये सेक्शन कहता क्या है, जो कि आज का 85 है। ठीक है, दिस सेक्शन स्टेट्स दैट इफ द हस्बैंड, एक पॉइंट, अगर हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन, यानी महिला का पति स्वयं या महिला के पति के संबंधी, जैसे कि कौन, जैसे कि महिला के पति का बड़ा भाई यानी महिला का जेठ, ननद, सास ससुर, या इस तरह का कोई और रिश्ता। ठीक है, सब्जेक्टेड सच वुमेन टुवर्ड्स क्रुएलिटी, अगर ऐसा कुछ लोग क्रुएलिटी करते हैं। अब यहाँ डिफाइन नहीं किया क्रुएलिटी का मतलब क्या, वो कहाँ पे डिफाइन किया गया, अगले ही सेक्शन में 86 में। तो अगर ऐसा करते हैं तो दे वुड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 years एंड फाइन। क्लियर? अब सेक्शन 86 में हमने बता दिया कि क्रुएलिटी है क्या। देखिए 86 में दो क्लॉज है, सब क्लॉज ए और बी। तो सब क्लॉज ए क्या बोलता है, एनी विलफुल कंडक्ट, यानी किसी के द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला कोई काम, अनजाने में किसी काम को यहाँ पे नहीं मानेंगे, वो इस प्रकृति का हो, दैट इज ऑफ सच अ नेचर। ठीक है, एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, वो इस प्रकार का, इस प्रकृति का हो, जानबूझकर किया गया काम कि महिला को सुसाइड करने के लिए वो प्रेरित कर रहा हो, या और टू कॉज ग्रेव इंजरी, या ऐसी कोई गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, या जीवन को संकट में डालने के लिए, डेंजर टू लाइफ, या लिम्ब को या स्वास्थ्य को, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, अब वो व्यक्ति कौन है, हस्बैंड का रिलेटिव, ठीक बात है, या हस्बैंड खुद ऐसा जानबूझकर कोई काम कर रहा है जिससे महिला को सुसाइड करने के लिए प्रेरित होना पड़े, या वो अपने आप को कोई गंभीर चोट पहुंचाए, या अपने लिम्स को, लिम्स का मतलब हाथ पैर, ठीक बात है, या अपने जीवन को। और ये जो हेल्थ है इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंक्लूडेड है। क्लियर? तो ये सेक्शन इसेंशियली किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, मैरिड वुमेन्स को दे रहा है। और किससे प्रोटेक्शन दे रहा है, हस्बैंड से और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड से। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 85 और 86। 86B दो सब क्लॉज है, क्रुएलिटी को और डिफाइन किया गया, कुछ ऐसा हैरेसमेंट करना कि आप कुछ अनलॉफुल डिमांड कर रहे हो, यानी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव मैरिड वुमेन से कुछ अनलॉफुल डिमांड कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज मांगी है या जिसके फेल होने पर उसको क्या किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा हो। तो अगर ये भी है तो इसको भी क्रुएलिटी माना गया। तो इसके नेचर से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउरी से रिलेटेड चीज है। तो देखिए, harassment of the woman where such harassment is to cause any woman related to her
यानी महिला और महिला से संबंधित किसी व्यक्ति को, यानी महिला के पिता, महिला का भाई, इसको क्या, टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, एनी अनलॉफुल डिमांड लाइक एनी प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी। यदि महिला से, महिला के भाई से, उसके पिता से, या कोई भी व्यक्ति जो उससे संबंधित है, उससे आप कोई अनलॉफुल डिमांड कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक बात है, या कुछ लाने के लिए डिमांड करें, तो इसको भी क्या माना गया, हैरेसमेंट माना गया। तो याद रखिएगा, मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी अंडर दिस संहिता इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, तीनों बातों के मतलब है, होपफुली आपको पता होगा कि कॉग्निजेबल का मतलब क्या, नॉन बेलेबल का मतलब क्या, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब क्या। क्लियर। अब आगे जरा इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को देख लीजिए। मैंने क्लियर कर दिया कि 85 बीएनएस का मतलब क्या है, या ये समझें कि जब सेक्शन 498 जोड़ा गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो उस पर्टिकुलर टाइम में 1980s में, 1990s में नंबर ऑफ डाउरी डेथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही थी, और ज़्यादातर वजहों में हमने पाया था कि ये हैरेसमेंट का रिजल्ट था जो कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स द्वारा महिला पर किया जा रहा था। इसी चीज को रोकने के लिए ही सेक्शन 498 इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी का ही एक फॉर्म हमें क्या मिलता है आज की डेट में, सेक्शन 85 और 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मिलता है। आगे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन 498 आईपीसी में कंप्लेन दर्ज करा सकता है, यानी जिस महिला पर ऐसी क्रूरता हो रही है वो स्वयं दर्ज करा सकती है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा, उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति जो उससे 3 तरह से संबंधित हो, देखिए कौन करा सकता है, मे बी फाइल्ड बाय वुमेन एग्रीव्ड, पहला, बाय द ऑफेंस, जो जिस महिला के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है वो, यही मैट्रिमोनियल क्रूएलिटी का अपराध हुआ, वो खुद, बाय एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, जो उसका रक्त से संबंधित हो, जैसे उसका भाई, उसके माता, उसके पिता, या उससे विवाही से संबंधित हो, या एडॉप्शन से संबंधित हो। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो समय समय पर राज्य सरकारों द्वारा जिस भी अधिकारी को नोटिफाई किया गया हो, ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, एंड इफ देयर इज नो सच रिलेटिव देन बाय एनी पब्लिक सर्वेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ, ठीक है। तो 498 में जो महिला है, जिस महिला के विरुद्ध अपराध हो, तो वो स्वयं, उसके द्वारा उसके संबंधी या उसके कोई और जानकार इस संबंध में रिपोर्ट लिखवा सकता है। यदि कोई भी नहीं है तो कौन कराएगा, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर अलग अलग एजेंसीज को नोटिफाई करती है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और डिस्कस कर लेता हूँ, ये बार बार नहीं डिस्कशन होगा। सेक्शन 514 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, या सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी पहले का, इसमें लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, ठीक बात है। इसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा 3 वर्ष तक की है, तो उसके लिए लिमिटेशन दिया गया है कि ये कब तक आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन कब तक दे सकते हैं। तो देखिए, अंडर द सिमिलर सेक्शन 514 ऑफ बीएनएसएस, आज की डेट में आपको ये याद रखना है, अगर पुराना समझना चाह रहे हैं तो 468 याद रखिएगा। अगर कोई कंप्लेन है एलिजिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर 490, अगर मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है, उसकी आपको कंप्लेन करना, तो कैन बी फाइल्ड विद इन 3 ईयर ऑफ द इंसिडेंट, घटना के 3 साल तक आप ये दर्ज करा सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है, 514 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसी संहिता का, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 519 या पूर्व में सीआरपीसी का 473 क्या बात करता था कि अगर 3 साल का पीरियड पूरा हो गया है, यानी लिमिटेशन पीरियड हो गया है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, तो भी कोर्ट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकती है, ठीक है। तो देखिए, हाउएवर सेक्शन 519 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सेक्शन 473 ऑफ सीआरपीसी इनेबल कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, देखिए, आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे क्या है, 3 साल। कहाँ पे लिखा हुआ था, 514 में, ठीक है। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में जो क्रुएलिटी शब्द है, ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। कोर्ट ने अपने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ये भी हेल्ड किया है कि कोई एक इंसिडेंट ये ऑफेंस क्रुएलिटी का नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। जो जैसे मानिए किसी का हैरेसमेंट होना शुरू हुआ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो जिस दिन भी लास्ट इंसिडेंट आप देख रहे हैं
उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन किया जाएगा। यानी एक महिला की शादी हुई सन 2020 में और उसके प्रति जो ये क्रूरता वाला अपराध है सन 23 तक चला, तो यहाँ जो रिपोर्ट कराने की अंतिम डेट होगी वो सन 2023 के ऑफेंस से कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। देखिए, द एसेंस ऑफ दिस ऑफेंस इज सेक्शन 85 इज क्रुएलिटी and it is a continuing offense, and on each occasion on which the woman is subjected to cruelty she would have a new starting point of limitation। जो अंतिम घटना है, जो उसके अगेंस्ट क्रुएलिटी की अंतिम घटना है, वहां से उसका लिमिटेशन पीरियड काउंट होगा। ठीक बात है। पनिशमेंट की बात अभी कर लिया था, 3 वर्ष या फाइन, जो भी होगा। अगर कोई ऐसा है जिसपे 85 का ऑफेंस प्रूफ होता है तो 3 वर्ष या फाइन दोनों का प्रोविजन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की वैलिडिटी को भी चुनौती दी गई। केस का नाम था सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। सुप्रीम कोर्ट ने 498 को कहा कि बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पॉसिबिलिटी है भी अब्यूज की तो ये भी इसको इनवैलिडेट नहीं बनाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए की या आज की डेट में सेक्शन 85 86 की वैलिडिटी हेल्ड करी थी। तो द आंसर इज सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्लियर? पहला केस ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये बात भी क्लियर है, लॉ कमीशन ने अपनी 243 रिपोर्ट में भी माना है, एनसीआरबी ने भी माना है कि वुमेन 498 आईपीसी को मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी को एक वेपन की तरह यूज करती हैं अगेंस्ट हस्बैंड। बट यहाँ पे ये भी तय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो भी हम इसे नहीं कर सकते, बट इसका यूज थोड़ा सा सही किया जा सकता है, इसकी जांच वगैरह को और बेहतर बनाया जा सकता है। एक केस और देख लें, बीएस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि 498 आईपीसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रिवेंट टॉर्चर ऑफ अ वुमेन बाय हर हस्बैंड, ताकि महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को उनके पति द्वारा होने अत्याचारों से या पति के रिश्तेदारों द्वारा किए गए अत्याचारों से बचाया जा सके। ठीक बात है। और यहाँ ये भी हेल्ड किया गया कि पत्नी को या वैवाहिक महिला को अनलॉफुल डाउरी डिमांड के लिए हैरेस करना भी इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। क्लियर? क्रुएलिटी शब्द को डिफाइन करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इंद्रराज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक के केस में हेल्ड किया कि किसी भी तरह से महिला का हैरेसमेंट कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी के लिए डिमांड करना इस सेक्शन के कॉन्स्टिट्यूएंट को पूरा करता है। एक केस यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी कि कोई एक घटना हो जाती है, पति पत्नी के बीच में कोई एक झगड़ा हो गया या एक बार ऐसी कोई बात हो गई या पति के किसी तरह ने किसी एक इंसिडेंट पे ऐसा कुछ कह दिया तो उसे हैरेसमेंट नहीं माना जा सकता या उसे क्रुएलिटी नहीं माना जा सकता अंडर दिस सेक्शन। तो महालक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वन इंस्टेंट यानी एक केस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। तो ये आज की डेट में सेक्शन 85 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और पुरानी बात करें तो 498 ऑफ इंडियन पिनल कोड था। अभी यहाँ मैं लास्ट में फिर से क्लियर कर देता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में भी वर्ल्ड क्रुएलिटी के बारे में इसको डाइवोर्स का ग्राउंड माना गया है, बट वहाँ क्रुएलिटी के अलग तरीके से मायने निकले हैं, यहाँ अलग तरीके से मायने निकले हैं। ये जो ऑफेंस है ये सेक्शन 5 सॉरी चैप्टर 5 में मेंशन किया गया है, जो कि है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे 85 है, इसका जो ऑफेंडर होगा वो हमेशा मेल ही हो सकता है। अब यहाँ एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा, क्या किसी महिला को 85 में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, कन्विक्टेड किया जा सकता है? डेफिनेटली यस। हमने कहा ना हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स, तो हस्बैंड के रिलेटिव में तो उसकी माँ और उसकी बहन भी आ गई। ठीक है, बट ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है किसको मिला हुआ है? वाइफ को मिला हुआ है। ठीक है, क्या एक वाइफ को प्रोसिक्यूटेड किया जा सकता है अंडर 85 और 86? तो आंसर इज नो। क्लियर? तो ये आशा करता हूं कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक इस पे वीडियो और आप देखिएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट का क्रुएलिटी और भारतीय न्याय संहिता के क्रुएलिटी में क्या अंतर है। क्लियर? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप और भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या चाहते हैं मैं उस पर डिस्कशन करूं तो प्लीज उसको भी कमेंट में करिएगा। थैंक यू।